प्रिय विद्यार्थियों एवं अपनी भाषा YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों और शुभचिंतकों का एक बार पुनः आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हम हिंदी साहित्य की राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है उसके गद्य भाग के पाठ पढ़ रहे हैं और उसी कड़ी को उसी श्रेणी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अगला पाठ है जिसका नाम है संस्कारों एवं शास्त्रों की लड़ाई। संस्कार शब्द आते ही मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक विद्यार्थी के लिए और एक बच्चे के लिए जीवन सुधार का ये एक सबसे बड़ा साधन है। दूसरा है शास्त्र। यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, शास्त्र और शस्त्र एक मात्रा का अंतर है लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है। शस्त्र वे होते हैं जो हाथ में लेकर युद्ध लड़े जाते हैं, लड़ाई लड़ाई जाती है, जबकि शास्त्र जिन्हें हम ग्रंथ कह सकते हैं, जिनको पढ़कर एक व्यक्ति अपने आप को अध्यात्म की ओर ले जाता है। तो पाठ का नाम है संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई। जैसा कि नाम है, दोनों जो शब्द हैं दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लड़ाई है इसका मतलब ये विरोधाभास की बात है। अब इस पाठ के जो लेखक हैं जिनका नाम है हरिशंकर प्रसाई, पहले हम थोड़ी सी लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हरिशंकर प्रसाई जी की ऐसे कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण उनके लिखे गए पाठ, उनकी लिखी गई जो कृतियां रचनाएं हैं वो चर्चित रहती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक व्यंग्यकार लेखक थे। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न हो सकता है, व्यंग्य क्या होता है? व्यंग्य को हम हमारी भाषा में कई बार कहते हैं कटाक्ष करना, या छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा व्यंग्य की भाषा क्या होती है। सुनना भी पड़ता है, दर्द भी होता है, अर्थ भी सही होता है। जैसे 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आया, आपको पता आपका साथी अनुत्तीर्ण या फेल हो गया, फिर भी जब विद्यार्थी आपको मिलता है और आप पूछते हैं और भाईला रिजल्ट क्या रहा, ये कहोगे तो अपने सामने वाला जो मित्र भाईला है उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। यानी आपको पता है और उसके बाद आपने अपने शब्दों से जो उसके अंदर चोट पहुंचाई, ये होता व्यंग्य है। दूसरा उदाहरण, जैसे एक शिक्षक विद्यालय समय पर विद्यालय जा रहा है और वो 5 से 10 या 15 मिनट आधा घंटा लेट हो जाता है और गांव में कोई ग्रामीण मिल जाता है और वो पूछता है गुरुजी के टाइम हो गयो। कहने का मतलब उसे समय नहीं पूछना है, उसका एक तीर है, उसका एक चुभती वाक्य है जो गुरुजी को विचलित कर देती है। इन उदाहरणों के माध्यम से शायद आप समझ गए होंगे कि व्यंग्य क्या होता है। यानी बात भी सही है, अगला सुनने को मजबूर है, लेकिन वो कहीं न कहीं उसके मन में या हृदय में ठेस पहुंचा देता है। तो इस प्रकार के जो लेखक हैं हरिशंकर जी प्रसाई, उनकी कुछ विशेषताएं या उनके गुण हैं। देखिए, सबसे पहला उन्होंने क्या किया कि जो व्यंग्य नाम की विद्या थी उस पर कोई लेखक का ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से, अपने कर्तव्य के माध्यम से और अपने प्रयास के माध्यम से और उसे विद्या का दर्जा, यानी ये भी एक गद्य की विद्या मानी गई जिसका नाम व्यंग्य है। ये कैसे लेखक थे? जिन्होंने पाखंड, बेईमान, भ्रष्टाचार आदि पर अपने लेखन के माध्यम से व्यंग्य करके उनका घोर विरोध किया या उन्हें वास्तविकता तक
लाने की कोशिश की। भाषा के बारे में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वही है, इनकी भाषा है उसमें व्यंग्य की प्रधानता रहती है। इसके बाद लेखक हैं वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी इन सभी शब्दों का अपने लेखन में या अपनी गद्य विद्या जो व्यंग्य की है उनमें प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, उनकी रचनाएं जो हैं उन रचनाओं में भाषा, भाव, भंगिमा का स्वरूप बदल जाता है। तीनों शब्द भय से शुरू हैं। भाव पहले भी मैंने कई बार बता दिया, आप कोई दृश्य देखेंगे बहुत, अगर प्रसन्नता का तो आप बहुत खुश होंगे, अगर कोई डरावना दृश्य है तो आपको भय लगेगा, और यदि कोई ऐसा दृश्य है जिसे देखते ही सड़क पर कोई ऐसी दुर्घटना है आपका मन विचलित हो जाता है, उसके अनुसार हमारे मन के भाव बदल जाते हैं। भाव होते हैं वो किसी को देखने से ग्रहण किया जा सकते हैं, उनको देखने से हमारे चेहरे के भाव, आप दुखी हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं, आपका चेहरा बता देगा। आप प्रसन्न हैं तो कहने की जरूरत नहीं, आपके चेहरे के भाव बता देंगे। ये हो गए भाव। नंबर 2, भाषा हम जानते हैं जो अभिव्यक्ति का माध्यम है वो भी, और उसके अलावा भंगिमा हमारे शारीरिक अंगों का एक तरीके से प्रदर्शन नाटककार करते हैं, या सर्कस में जिन्हें जोकर कहते हैं, वो अपने शरीर की अंगों के द्वारा कुछ ऐसे करतब करते हैं कि हमें हंसने को मजबूर करते हैं। इसी प्रकार आप फिल्मों में देखते हैं कुछ कॉमेडियन होते हैं, कुछ का काम हास्य का ही होता है। भंगिमा का अर्थ होता है हमारे शारीरिक क्रियाओं की कलाकृति या उनकी कला। इसके बाद अगला है भाषा शैली। भाषा शैली है वो भी उनकी सहज और सरल मानी गई है, सहजता के साथ उनकी भाषा में परिवर्तन होता है। इसके बाद उन्हें पुरस्कार मिला था, उस पुरस्कार का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये किस पर मिला था? उन्होंने विकलांग श्रद्धा का दौर नाम की एक कृति लिखी थी जिस पर उन्हें ये सम्मान दिया गया। ये तो था हमारे इस पाठ के लेखक हरिशंकर प्रसाद जी के कुछ गुण थे। अब आते हैं हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। पाठ कैसा है? लगभग इसमें सभी अंग व्यंग्य से जुड़े हुए हैं। ये पाठ एक व्यंग्यात्मक निबंध है और ये लिया कहाँ गया है से है, ये शिकायत मुझे भी है संग्रह से प्रसाद जी ने इसे लिया है। इसके बाद इस पाठ में आप पढ़ेंगे क्या? दो चीजें हैं व्यक्ति में जो व्यंग्य का मुख्य काम करते हैं, विचार और आचरण। विचार जो हम बोलते हैं, आचरण जो हमारे व्यवहार के कारण जो हम लोगों के साथ करते हैं। उन दोनों में लेखक ने इस पाठ के माध्यम से विरोधाभास दिखाया या उनमें विरोध का उद्घाटन करने का मतलब प्रकट किया है। अगला बिंदु है कि लेखक हरिशंकर प्रसाद कहते हैं थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति, थोड़ी सी विकट स्थिति, थोड़ा सा ही कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है तो सिद्धांतवादियों के सिद्धांत टूटने में समय नहीं लगता। ये पाठ में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद मुख्य बात जो उन्होंने लिखी है, लेखक का उद्देश्य क्या है? आचरण और विचार के विरोध, एक दूसरे में कहना कुछ करना कुछ, आचरण और विचार में विरोध, व्यवहार में दोगलापन। यानी एक तो हम कहते हैं वैसा करते हैं, वो तो उसमें दोगलापन नहीं होता, जो कहा वो किया। जैसे करनी और कथनी और करनी में अंतर, दोगलापन जो है लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। क्या लेखक का ये प्रयास है, लेखक का ये उद्देश्य है, जो लोग पाखंडी हैं, जो लोग बेईमान हैं, जो लोग भ्रष्टाचार हैं, उनके विचार और आचरण जो हैं उनको लोगों तक पहुंचाना या उनकी वास्तविकता को समझाना। अब आते हैं हम मूल पाठ में। इस पाठ में लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से, घटना के माध्यम से
और अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें पहला जो उदाहरण है वो पाठ में हम पढ़ते हैं। जो पहला है मूल पाठ में, इसमें क्या होता है, लेखक का एक मित्र होता है जो अपने आप को वैज्ञानिक कहता है, आधुनिक बुद्धिवाद कहता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। कहने का मतलब जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारी भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में 16 माने गए हैं। जैसे जन्म से लेकर के, जन्म होता उससे लेकर दाह संस्कार तक के 16 संस्कार होते हैं, और उन्हीं संस्कारों से जुड़ी हुई इसमें एक छोटी सी बात जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो लेखक जो एक मित्र है वो अपने आप को क्या कहता है, आधुनिक युग का बुद्धिवाद भी कहता है और अपने आप को एक वैज्ञानिक भी मानता है। अब वैज्ञानिक शब्द में क्या होता है, वैज्ञानिक कभी भी किसी चीज को या किसी कार्य को जब तक अपने हाथ से कर कर नहीं देख लेता तब तक वो उसमें विश्वास नहीं करता। कहने का मतलब वो संस्कार नहीं मानता, वो भूत नहीं मानता, वो प्रेत नहीं मानता, वो आडंबर को नहीं मानता, वो कही गई बातों पर विश्वास न करके वो उसमें प्रैक्टिकल अपने सामने कर नहीं लेता जब तक विश्वास नहीं। इसलिए वैज्ञानिक शब्द इसमें काम नहीं। अब होता क्या है, लेखक के साथ अपने मित्र की कई बार पहले चर्चा हुई थी, इस प्रकार की बातें सुनी, लेखक ने लगा भी बहुत अच्छा व्यक्ति है आज के युग के हिसाब से। तो एक दिन क्या हुआ, लेखक को गाड़ी में वही सजन, वही मित्र मिल गया जिन्होंने सिर मुंडवा रखा था। लेखक को देखते बड़ा अचंभा हुआ कि ये तो अपने आप को वैज्ञानिक मानता है, ये हमारे संस्कारों को नहीं मानता है, ये क्या बात हुई। उसने पूछा, आपने ये मुंडन कैसे करवा लिया। तो उन्होंने कहा, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मिला कहाँ, दोनों प्रयाग जाने वाली गाड़ी में। यहां देखिए एक बात का ध्यान रखिए कि प्रयाग के दो नाम हैं, इलाहाबाद और प्रयाग। लेखक ने बताया जो लोग चोरी करने के उद्देश्य से जाते हैं वो तो उस शहर को कहते हैं इलाहाबाद, और जो धार्मिक संस्कार पूर्ण करने के जाते हैं या पिंडदान जिसे कह सकते हैं, पिंडदान करने के लिए जाते हैं, वो उस शहर को कहते हैं प्रयाग। ये दो कार्यों के नाम के कारण एक ही शहर के दो नाम, ये भी यहां भी लेखक का व्यंग्यात्मक तर्क है। जो मित्र था वो वैज्ञानिक भी मानता है अपने आप को, आधुनिक का बुद्धिवाद भी मानता है, और साथ साथ वो राजनीतिक कार्य में अपने परिवार को छोड़कर राजनीतिक करने लगा या राजनीतिक कार्यों में संलग्न है। होता क्या है, इस प्रकार गाड़ी में चलते हैं, बातें देखते हैं, उनकी बातें सुनकर लेखक ने व्यंग्यात्मक भाषा ने कहा कि जो लोग राजनीति करते हैं उन लोगों, क्योंकि बार बार लेखक को वही आदमी मिलता है, अलग अलग समय में अलग अलग बातें कहता है, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक जो लोग हैं वो अपने जीवन में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने ध्येय की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को अपना बाप बना लेते हैं। लेखक ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसे लोग हैं घर में अलग बाप रखते हैं, दफ्तर में अलग बाप रखते हैं और बाजार में अलग बाप रखते हैं, और राजनीतिक पार्टियों में तो उनकी पता नहीं, जितनी पार्टियां हैं उन सब में उनके अलग अलग बाप होते हैं। ये बाप कहने का मतलब जब भी कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है और बड़ा नेता होता है तो इस प्रकार के व्यक्ति कहते हैं कि ये मेरे पिताजी हैं, इस पद पर हैं। यहाँ कहने का हर बात, हर शब्द है वो व्यंग्यात्मक चलेगा इस पाठ में, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें। तो इसके साथ साथ लेखक ने ये भी कहा कि जब पार्टी चलती है, बहुत पार्टियों का समर्थन रहता है, तो हर पार्टी में उनके पिताजी होते हैं। इस प्रकार उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। कई बार ऐसा होता है कि समर्थन देने वाले निकाल देते हैं। इस प्रकार की सरकार को यहाँ लेखक ने संविदा सरकार कहा है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं या लंबा समय नहीं चलता। जब संविदा के कारण सरकार टूट जाती है तो उनके बाप कम हो जाते हैं। सारी की सारी बातें लेखक का कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई बड़ा आदमी दिखाता है, जब भी बड़ा कोई नेता दिखता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति उससे सीधा अपना संबंध जोड़ लेते हैं। ये मेरे फलाने लगते हैं, ये मेरे फलाने रिश्तेदार, ये मेरे पिताजी हैं, ये इस प्रकार हमारे रिश्तेदार, भले ही वो उनको जानते ही नहीं हो। यहाँ व्यंग्य कहने का मतलब लेखक का यही है।
अब बाद में उन्होंने पूछा, राजनीतिक पार्टी की चर्चा आती है तो मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। एक लड़के ने अपने पिताजी से जिद कर ली कि पापा मैं राजनीति करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, उनका अनुभव था कि बेटे राजनीतिक मत करो, राजनीतिक बहुत गंदी है। लेकिन उसने लोगों को देखा, कड़कदार चोले, गाड़ियाँ, ये संसाधन देखकर बोला नहीं नहीं पिताजी मैं राजनीति करूँगा। बार बार कहने के बाद लड़का नहीं माना तो बोला ठीक है, आपको परीक्षा देनी होगी, परीक्षा में आप पास होंगे तो आप राजनीति करना। बोलो हाँ ठीक है। तो पिताजी ने कहा आपकी परीक्षा लेता हूँ, और कहा ये जो 3 मंजिल हवेली है इस पर से नीचे कूद जाओ। लड़के ने राजनीति का बड़ा शौक था, कहते ही वो 3 मंजिल से नीचे गिरा। नीचे गिरता ही सारा का सारा शरीर शत विकसित यानी टूट गया, और वो चिल्लाया, पिताजी आपने ये क्या किया? पिताजी ने कहा आप फेल हो गए। तो पूछा फेल कैसे हुआ? फेल इसलिए हो गए कि राजनीति में किसी भी व्यक्ति को अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और आपने विश्वास कर लिया, इसलिए आप राजनीतिक दृष्टि से फेल है। इस प्रकार राजनीतिक जो लोग करते हैं उनका जीवन अलग टाइप का होता है। अब यहाँ जो लेखक ने लिखा उसका ही मैं आकलन करना हूँ, उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप कोई राजनेता ऐसे सुनता है तो उसे अन्यथा न ले, क्योंकि इस पाठ में लेखक ने सारी की सारी चीजें व्यंग्यात्मक दृष्टि से लिखी हैं। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा उनके हाथ में एक कपड़ा है, उस कपड़े में कुछ बंधा। लेखक ने फिर पूछा इसमें क्या है? तो उसने कहा इसमें राख है। बोले राख का क्या करोगे? तो उन्होंने उन लेखक को मित्र ने टोका, आपको ये पता नहीं राख किसके लिए होता है? ये राख है मेरे पिताजी के अस्थि है, उसकी राख है, उसका विसर्जन करने जा रहा हूं। लेखक को फिर अजीब सा लगा कि पहले तो ये सारी चीजों का विरोध करता था, आज सारी की सारी बातें निभा रहा है। खैर लेखक को इस बात का कोई दुख नहीं था कि इनके पिताजी हैं वो शायद बड़ी उम्र के थे, वो चले गए, कोई बात। लेकिन लेखक को सबसे बड़ा जो दुख हुआ वो था कि उन्होंने मार्क्सवाद का मुंडन कर दिया। मार्क्सवाद का मतलब ये जो ऊपर वाले गुण हैं, जो आडंबरों को नहीं मानता, जो संस्कारों को नहीं मानता, जो रीति रिवाजों की नीतियां उनको नहीं मानता। तो यहाँ लेखक ने फिर व्यंग्य किया है कि कोई बात नहीं, पिताजी उम्र दराज थे, चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने जो अपने सिद्धांत थे, अपने आप को बड़ा सिद्धांतवादी मानते हैं, यहाँ लेखक ने उसे मार्क्सवाद कहा है, उसका ही मुंडन कर दिया। ये कैसे व्यक्ति है? फिर लेखक अपने लिए कहता है कि कुछ बातें हंसी होती, उसमें लेखक को वो कहता है कि मजबूरियां हैं, संस्कार भी हैं और परिवार का दबाव भी है, अस्थि विसर्जन करना, मुंडन कराना। फिर लेखक अपने लिए भी कहता है कि परिवार और संस्कार का मुझे भी सामना करना पड़ा। मेरे चाचा जी का स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास होने के बाद श्राद्ध की बात चली, मैंने श्राद्ध के लिए साफ मना कर दिया, तो परिवार में सब लोगों ने बहुत बड़ा बखेड़ा कर दिया और मुझे विरोध का सामना करना पड़ा। अब लेखक कहता है मैं इस आधुनिक युग में समाज सुधार के लिए बौद्धिक तरीके से आंदोलन चलाना चाहता था, यानी मैं श्राद्ध को बंद करने के पक्ष में था। तभी मेरी चाची जी ने कहा कि आप इसका विरोध करते हैं, आपको पता होना चाहिए परलोक में जाने के बाद आपके चाचा जी को बड़ा दुख होगा, वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके कारण उनको कष्ट उठाना पड़ता है। जब मैंने ये बातें सुनी तो मुझे भी झुकना पड़ा, क्योंकि लेखक फिर यहाँ कहता है कि मेरे हिसाब से तो चाचा जी परलोक गए नहीं, वो परलोक छोड़कर इस लोक में भी मेरे कारण उन्होंने जीवन नहीं जिया होगा। इस प्रकार परसाई जी ने अपने आप को भी एक व्यंग्यात्मक रूप से अपनी चाची के साथ जुड़ी हुई घटना को जोड़ दिया। कहने का मतलब लेखक ने अंततः चाची के कहे अनुसार श्राद्ध करने की हामी भरनी पड़ी, अर्थात व्यंग्यात्मक रूप से वो न चाहते हुए भी जो बात इसमें लिखा है ना, विपरीत परिस्थितियां, थोड़ी सी विकट परिस्थितियों में भी
सिद्धांतवादियों के सिद्धांत टूट जाते हैं। इस प्रकार आज का जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, इस पाठ में पूरे पाठ में हम लगभग व्यंग्यात्मक भाषा में ही अनेक उदाहरण पढ़ेंगे। आज हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा की, विशेष रूप से लेखक के गुणों की चर्चा। नंबर 2, पाठ के मुख्य बिंदु क्या हैं, इस पाठ में लिखा क्या गया है, उन बिंदुओं पर चर्चा की और एक उदाहरण हमने लेखक के मित्र का पढ़ा। आज का जो पाठ हम पढ़ा है, उस पाठ में इन बिंदुओं की चर्चा और बाकी बचा हुआ जो शेष पाठ है वो कल हम पढ़ेंगे। आज इस पाठ को यहीं विराम देते हैं और कल के लिए आप तैयार रहें, और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।